नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और आज आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, पेड टेस्ट संख्या 18 का सॉल्यूशन आप सबके लिए काफी बेहतर ढंग से आप सब लोग सीख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखो बेटा, यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बालकों से जो तात्पर्य है ना, वो किससे है? अब वो आपके जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक कहा जाता है। और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं आप लोगों से कि विशिष्ट बालकों का मतलब होता है ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालकों से या तो ऊपर होते हैं अथवा सामान्य बालकों से नीचे होते हैं। ऐसे ही बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को कहा गया कि ऐसे बालकों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए वाला विकल्प कह रहा है कि अन्य सामान्य बालकों के साथ, बी वाला का विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए, सी वाला है विशेष विद्यालयों में, और डी विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो बेटा देखो, जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बालक है ना, इन सब के लिए कहीं अलग विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहा गया इनको शिक्षा कहाँ दी जाएगी? अन्य बालकों के साथ, और वो भी कैसे? सामान्य बालकों के साथ। सपोज कीजिए कि कोई ये सामान्य बालक क्या है, कोई सामान्य बालक, मान लीजिए मैं सामान्य बालक हूं, मेरी आईक्यू क्या है, 90 से 110 है। क्या मान लीजिए मेरी आईक्यू 90 से 110 है। मेरे साथ कोई बालक बैठा, उसकी आईक्यू कितनी? 130 है। और मेरे साथ कोई और बालक बैठा, उसकी आईक्यू क्या है? वो 80 है। तो बेटा जिसकी आईक्यू 80 है ना, वो मंदबुद्धि बालक होगा, और जिसकी आईक्यू 130 है वो क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। तो बेटा ये बताओ, जब हम इन लोगों के साथ में बैठेंगे तो क्या होगा? 130 वाले बालक से भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, और जो 80 वाला बालक है वह भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखने को पाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मिक्सअप होंगे, हम सब लोग सामान्य, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि, इससे कहीं ना कहीं हम सब लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। प्रतिभाशाली बालक भी ये सीखेंगे सामान्य कैसे होते हैं या मंद को भी देखेंगे। अन्यथा अगर प्रतिभाशाली को प्रतिभाशाली की कैटेगरी में ही रखे रहेंगे उसको, तो कभी ये नहीं जान पाएगा कि सामान्य मंद बुद्धि के बालक कैसे होते हैं। और मंद बुद्धि बालकों को अगर हम अलग ही हमेशा रखेंगे तो वह यह नहीं जान पाएगा कि सामान्य प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। इसलिए कहा गया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, इन सबको शिक्षा कहाँ उपलब्ध कराई जाए? अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो विशेष बालक बेटा वो सामान्य से ऊपर भी होगा तब भी विशिष्ट बालक होगा, विशेष बालक होगा, और सामान्य से नीचे होगा तब भी वह विशेष या विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अगर समस्या होती तो क्वेश्चन आप लोग पूछा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक विद्यार्थी है, बुद्धिमान है। आप सब लोग बुद्धिमान, हम तो रोज देखते हैं कि आप सब लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपको आज तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ यार। एक 18वां टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, 180 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कभी शायद ही किसी बच्चे ने पूछा होगा कि सर इसका मतलब क्या होता है। जो पूछते भी हैं वो ऐसा पूछ लेते हैं जिसका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? सब बुद्धिमान है। तो वही कह रहा है कि आप अगर देखते हैं कि आपके विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान है जैसे कि आप सब लोग, तो आप क्या करेंगे? बताओ मैं क्या करता हूँ? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे, फिर क्या है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। तो यही तो करता हूं मेरे बच्चे, जैसे आप लोग सीख सकते हैं वैसे ही तो सिखाने का प्रयास करता हूं। आप लोग कभी ज्यादा फोर्स नहीं किए सर हमें और बताइए, मैंने कभी और नहीं बताया। आप लोग स्वतंत्र रूप से सीखना चाहते हैं और हम स्वतंत्र रूप से आपको क्या कहते हैं, सिखा देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं और एक दिन बाद उसका सोल्यूशन दे देते हैं। आप लोग पहले अटेम्प्ट किए होते हैं और फिर देख लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही था कि नहीं सही था। सही हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं सही हो गया तब तो और भी बढ़िया है, कभी पूछना नहीं है। तो बेटा ये सही जवाब क्या होगा कि अगर बालक बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? वह जैसे भी प्रगति कर पा रहा है, जैसे वह आगे जा पा रहा है उसको आगे जाने देंगे। उसके लिए करेंगे क्या? केवल उसको आप मोटिवेट करते रहेंगे कि हाँ वह अपने आगे जाने वाली प्रक्रिया से निरंतर जुड़ा रह जाए, ये आप काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बेटा, तो क्या समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किसकी? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको नोट क्या कीजिएगा? क्या कि समस्या का अर्थ जानना। क्या नोट करेंगे? समस्या का अर्थ जानना या अर्थ जानने की योग्यता हो जाए, वातावरण के दोषों को जानना हो जाए,
कमियों रिक्तियों के प्रति सजगता हो जाए। यह विशेषता किस तरह के बालकों की होती है? तो बेटा ये जो विशेषता है ये कैसे बालकों की होती है? सृजनशील बालकों की होती है। बेटा देखो पूछ लिया जाए कि सृजनशील बालक कौन होते हैं, तो बेटा जो सृजनात्मक चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? जो सृजनात्मक चिंतन करते हैं। सृजनात्मक चिंतन कौन कर सकता है बेटा? वही कर सकता है जो कुछ ना कुछ सृजन करता हो। क्या करता हो? सृजन करता हो या निर्माण करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे? सृजनात्मक बालक कहेंगे। कोई पूछ ले कि सृजनात्मकता के कितने तत्व है बेटा, तो बताओगे आप क्या? 4 तत्व हैं। सृजनात्मकता के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। और जो 4 तत्व बता देगा बेटा ना, कमेंट करके आपको बताना है कि सृजनात्मकता के 4 तत्व कौन से हैं। जो कमेंट करके बता देगा उसको हम 10 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ एक्स्ट्रा देंगे अपनी तरफ से। 10 क्वेश्चंस उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कॉपी नहीं करना, आपको नकल नहीं करना, आपको बताना है कि सृजनात्मकता के 4 तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये होगा सृजनशील बालकों की विशेषता। ये है जो विशेषताएं ऊपर निर्दिष्ट की गई है। प्रतिभाशाली बालकों के विषय में पूछ लिया बेटा कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो कैसे होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक जिनकी IQ 130 प्लस होती है, मोर देन 130 होती है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। कोई पूछ ले कि सृजनशील बालक किस प्रकार का चिंतन करते हैं, क्वेश्चन कई बार आया तो बेटा बता देना कि जो सृजनशील बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, क्या करते हैं? ये अपसारी चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने के संदर्भ में सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। सारी बातें खत्म है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो अभी हम चर्चा कर रहे थे। बात की जाए विशेष शिक्षा की तो बेटा किन के लिए होगी? ये आप सब जानते हैं। ए वाला क्या कि मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कभी नहीं होता है, इनके लिए विशेष शिक्षा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। अगर देखा जाए तो अगर विशेष शिक्षा की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे बेटा? राइट आंसर क्या था? बी वाला, कि कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, यानी कि जो कम योग्य विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं इस प्रकार से, उनको हम क्या कहते हैं? विशेष शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5 जो है, क्या है कि RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? यानी कि प्रति सप्ताह आप कितने काम करेंगे? RT 2009 आपको कितना बताता है? तो बेटा देख लो, RTE 2009 का मतलब क्या है? देखो RTE का मतलब होता है बेटा क्या? राइट टू एजुकेशन। क्या? राइट टू एजुकेशन। क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा बताओ राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, ये जो आपका राइट टू एजुकेशन ये आपको बताता है कि एक टीचर को प्रति सप्ताह 45 घंटे की कार्य योजना बनानी है। 45 आवर्स की कार्य योजना आपको बनानी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, आपको टीचर और स्टूडेंट अनुपात याद रखना है। क्या? टीचर और स्टूडेंट अनुपात याद रखना है। अगर 1:5 पे है बेटा तो 1:30, यानी कि 30 स्टूडेंट पे क्या होना चाहिए? एक टीचर होना चाहिए। अगर 6:8 की बात कर रहा है तो 35:1, यानी कि एक शिक्षक पर 35 स्टूडेंट आने चाहिए। यही रेशियो है जिसके आधार पे कैलकुलेशन करके कहा जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अभी टीचर्स की इतनी सीटें रिक्त हैं या उच्च प्राथमिक में इतनी सीटें रिक्त हैं। तो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। और यह कितने प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करने के लिए बताता है? तो 45 आवर्स कार्य करने के लिए बताता है। अगर अध्यापक और छात्र अनुपात पूछा जाए तो प्राथमिक स्तर पर 1:30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35। इसको आपको याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से आपके RT 2009 से जुड़ा हुआ है। किसके लिए लागू नहीं होता बेटा? तो कह रहा है कि निःशक्त बच्चे किसके लिए लागू नहीं होता? पहले तो नहीं को देख लो बेटा, नहीं वाला कॉन्सेप्ट है। सीटेट में लगातार बताऊंगा कि सबसे अधिक यही पूछा जाता है। और सीटेट की विशेषता है कि नहीं के आगे अंडरलाइन करके आपको देगा, ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किसके लिए लागू नहीं होता है? तो क्या निःशक्त बच्चों के लिए बिल्कुल लागू होता है। क्या 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए? तो इनके लिए भी लागू होता है। क्या 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए? तो इनके लिए लागू नहीं होता है। फिर क्या डी वाला, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए बिल्कुल लागू होता है।
कहते हैं RT 2009 कि आप कुछ भी करो, पर हमें क्या चाहिए, हमें बच्चों की नियमित उपस्थिति चाहिए। लेकिन यह जो RT 2009 है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही लागू होता है। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे वो पीटे नहीं जा सकते, उनको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं अपनी क्लास में कहता हूं ना कि मैं पीट सकता हूं, आपको पनिशमेंट दे सकता हूं, क्लास से बाहर कर सकता हूं, आपके ऊपर अर्थदंड लगा सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि आप क्या है, 14 वर्ष से ऊपर है। कोई है क्या जो 14 वर्ष से छोटा है? कोई है? नहीं है ना, सब क्या है 18 प्लस हैं। ठीक है, सब 18 प्लस हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि कौन से लागू नहीं होता, तो आप कहेंगे 14 से 18 वर्ष के बालकों पर लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्या यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D, D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? बेटा तो देख लो यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, ये आपके अधिगम अशक्तता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या है? अधिगम अशक्तता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसको आप लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अधिगम अशक्तता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसको आप लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो बेटा देखो क्या कह रहा है कि C को D कहता है और D को C कहता है। तो देखो बेटा मलेरिया का कोई मतलब नहीं, मलेरिया, फाइलेरिया, डायलेरिया ये सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन सबका। अगला देखो डिसलेक्सिया कह रहा है, फिर क्या फाइलेरिया, इसका भी कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ना। और ये टाइफाइड का भी कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ये निरर्थक प्रकार की चीजें हैं। ये सब क्या है? ये सब बीमारियां हैं, बीमारियां। ये EVS वाले बताएंगे आप लोगों को, और EVS वाले कल आप लोगों को बताएंगे कि ये सब क्या मामला है, फाइलेरिया क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, वो सब बताएंगे। मैं बता रहा हूं केवल डिसलेक्सिया बता रहा हूं। डिसलेक्सिया क्या है? ये अधिगम अशक्तता है बेटा। क्या ये अधिगम अशक्तता? अब कोई पूछ ले कि अधिगम अशक्तता किसको कहते हैं, तो देखो अधिगम अशक्तता का मतलब होता है कि जब बालक देखने में सामान्य दिखाई पड़े पर सीखने में उसको कठिनाई का अनुभव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम अशक्त बालक कहेंगे। और जो यहाँ विशेषता बताएगी कि C को D कहता है, D को C कहता है, तो बेटा देखो यहाँ सब कट गए हैं, एक ही विकल्प बचा, क्या? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को हम क्या कहते हैं? इसमें होता है क्या? बालक, ये एक प्रकार का पठन विकार। डिसलेक्सिया क्या है बेटा? नोट कर लेना, ये एक प्रकार का पठन विकार है। और सीटेट में यहां से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है बेटा, चाहे आपके CDP में आ जाए, चाहे हिंदी शिक्षण में आ जाए, संस्कृत शिक्षण में आ जाए, अंग्रेजी के शिक्षण में आ जाए, लेकिन आता जब लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन। तो डिसलेक्सिया क्या है बेटा? डिसलेक्सिया पठन विकार। इसमें क्या होता है, बालक जो है ना वो सा को वाज पढ़ लेता है। क्या हो जाता है? सा को वाज पढ़ लेता है, वाज को सा पढ़ लेता है। क्या होता है? सा को वाज पढ़ लेता है, वाज को सा पढ़ लेता है, बी को डी पढ़ लेता है, ऐसे बी को डी पढ़ लेता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है, 6 को 9 पढ़ लेता है। कुल मिलाकर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है बेटा। और जब वह उल्टा देखता है, उल्टा समझता है, उल्टा बोलता है, तो उल्टा लिख भी लेता है। इसलिए कहते हैं डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है। और अगर इसी के साथ अगर इसी के साथ अलेक्सिया पूछा होता बेटा, क्या पूछा होता? अलेक्सिया पूछा होता, तो आप कहते हैं अलेक्सिया जो वो पढ़ने संबंधी अक्षमता है। अलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी अक्षमता, जो कि हम पिछली क्लास में आपसे पूछ चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, क्या किया गया है। जो निःशक्त बच्चे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन है, विशेषकर लर्निंग डिसेबिलिटी में जो समस्याग्रस्त बच्चे हैं। प्रॉब्लमेटिक का मतलब समस्यात्मक मत समझिएगा, ऐसे बालक जो समस्याग्रस्त हैं, जिसको हम लर्निंग डिसेबल कहते हैं, उनके लिए क्या किया गया है। तो देखो किसी की प्रकार के बालकों की बात की जाए तो सबके लिए क्या किया है? सबके लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्या किया गया है? समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कि समावेश किया गया। क्या किया गया है? शिक्षा में समावेश किया गया है। किसका समावेश किया गया है? कि एक कक्षा होगी। क्या होगी? एक कक्षा होगी, और एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बालक पढ़ेंगे। उसी को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। कि कक्षा कैसी होगी? एक होगी। विद्यालय क्या होगा? एक होगा, लेकिन इसी में आपके प्रतिभाशाली भी आएंगे, इसी में आपके सामान्य बालक भी आएंगे, इसी में आपके मंद बुद्धि भी आएंगे, और इसी में हम जैसे जड़ बुद्धि भी आएंगे, कुल मिलाकर के। तो इसको क्या कह दिया जाएगा बेटा? हालांकि जड़ बुद्धि मत मान लीजिएगा, तो इसी में जड़ बुद्धि भी आ जाए। कुल मिलाकर कक्षा कैसे हो जाएगी? समावेशी कक्षा हो जाएगी। सामान्य विशिष्ट, जब दोनों तरह के बालक एक ही क्लास में बैठ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। और वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का ही कार्यक्रम चालू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे होते हैं इसके विषय में बताना है। ए वाला विकल्प क्या कह रहा है आपसे? जिनके सीखने की गति धीमी होती है। क्या? जिनकी बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है। सी क्या? कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं।
और डी वाला केवल उपयुक्त सभी। तो बेटा देखो अगर पिछड़े बालकों के विषय में बात किया जाए तो जिनके सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल सही बात है। पिछड़े बालकों के संदर्भ में पूछा गया कि इनकी गति क्या होती है सीखने की, लर्निंग स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। बुद्धिलब्धि भी कहीं ना कहीं क्या होती है, कम होती है, 80 से 90 होती है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जिनकी बुद्धिलब्धि 80 से 90 होती है उनको तो हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। लेकिन बेटा देखो उसके सीखने की गति जो धीमी, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है, तो हम इसको भी सही मानेंगे, ये भी सही मानेंगे। और सी वाला विकल्प क्या कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। असमायोजित होने का मतलब कि विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही लिखा गया पिछड़े बालकों के विषय में। तो जब 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा लिखा उपयुक्त सभी, तो आप लोग बुद्धिमान है, क्या लगाएंगे बेटा, चौथा वाला ऑप्शन लगाएंगे कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अलेक्सिया, अभी तो बता दिया मैंने, बचाई क्या इसमें, अलेक्सिया को तो बता दिया बेटा। क्वेश्चन पूछा अलेक्सिया क्या है बेटा, देखो अलेक्सिया क्या, पढ़ने संबंधी क्षमता है। क्या है, पढ़ने संबंधी क्षमता है। अगर लिखने की क्षमता पूछ ले बेटा तो क्या हम बताएंगे, डिस्ग्राफिया बताएंगे। क्या बताएंगे, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया जो वो लिखने संबंधी अक्षमता है। डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने संबंधी अक्षमता। ठीक है, ये 2 ही लर्निंग डिसेबिलिटी, इन दोनों को बता दिया। पढ़ने की अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं और लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमता को क्या कहेंगे बेटा, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अगर अक्षमता है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या अफेजिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहते हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, तो अफेजिया कहते हैं। अगर विकल्प में अफेजिया नहीं मिलता बेटा तो आप क्या लगा लेंगे, डिस्फेजिया लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, डिस्फेजिया लगा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाले 10 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। और कैसे समझ में आए, आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।